के लिए हम लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग अपने वैदिक एज को यानी अपने वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, है ना। आशना बेटा गुड इवनिंग। और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्लास आपकी ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों पे चलती है। तो जल्दी जल्दी सब लोग इकट्ठा होते जाइए और मुझे ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है। जल्दी से बताइएगा बच्चों, क्या मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। नेहा, रीमा, राहुल, साधना, नाइस, संजीव गुड इवनिंग, श्वेता, ज्योति, रोशन, नीतू गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, शिल्पी गुड इवनिंग। ठीक है। अच्छा, जल्दी से जो यूट्यूब पर बच्चे हैं वो भी फटाफट कमेंट बॉक्स कर दो। तो कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा जल्दी जल्दी क्या आवाज आ रही है। अभिनव गुड इवनिंग बेटा, दीप गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। पूनम बेटा गुड इवनिंग। सूरज बेटा गुड इवनिंग पूनम, बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। चलो तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए बस आप लोग ने बता दिया आवाज आ रही, बिल्कुल प्रिंसी, राधे राधे बेटा। चलो अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सचिन बेटा गुड इवनिंग। तो देखो कल भी हम लोग पढ़ रहे थे अपने वैदिक काल को। थैंक यू बेटा, थैंक यू नेहा, थैंक यू नितिन, आयुष, देवेंद्र, थैंक यू, अंजलि गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो तो हम लोग अपने वैदिक काल की बात करें तो देखो कल भी हम लोग ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा कि वैदिक काल दो हिस्सों में बट गया था, याद होगा, एक ऋग वैदिक एज, एक पोस्ट वैदिक एज। ठीक है, पूजा बेटा गुड इवनिंग, राधे राधे। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि साहब 2 से 7 वेद को यानी ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को हम लोग वंश मंडल या परिवार मंडल के नाम पर जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने पढ़ा था कि तीसरे मंडल को विश्वामित्र जी ने लिखा, गायत्री मंत्र है जो सविता देवी को समर्पित या सूर्य देवता को समर्पित है ना। उसके साथ साथ हम लोगों ने 7वां मंडल जो कि वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें आपका भगवान वरुण को समर्पण की बात किया गया था, ये मंडल जो है भगवान वरुण को समर्पित है। तो ऐसी ढेर सारी बातों को हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है ना, आज हम लोग उसी क्रम को आगे लेकर चलेंगे, ऋग्वैदिक काल के अगले हिस्से पर बात करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि हम लोग आगे की बातें करें, मैं अपने YouTube के बच्चों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा, बच्चों जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करो, शेयर करो, फटाफट ज्वाइन कर लो, है ना, बिना देरी किए फटाफट ज्वाइन करो बच्चों। ठीक है, देखो अपकमिंग एग्जाम आपके लगे हुए हैं। यूपीपीसीएस का 13 जून, आरओ 1 अगस्त, एमपीपीसीएस 2020 11 अप्रैल, 2021 अगस्त, जेपीएससी 2021 2 मई, एससीएस 2021 यानी मई जून में, और 67 बीपीएससी अक्टूबर। बीपीएससी सीडीपीओ की अगर बात करते हैं तो मई और जून में है। तो बहुत सारे एग्जाम है और हम लोगों को बस इन कई सारे एग्जाम्स में से कोशिश सब में करते हैं, क्या बुरा है कि नहीं, और सिलेक्शन लेना है, एक कुर्सी लेनी है। ठीक है, अब वो किस जगह पर है, कहां पर है, इस ये मालूम नहीं, जहां पर हम सबसे अच्छा कर ले जाएंगे वहां पर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं फिर से कहूंगा कि जो लोग हमारे YouTube पर हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आप लोगों से। सेशन में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाइए ताकि हम लोग सेशन को और पता नहीं एक मजा आए, इंटरेस्टिंग सा बन जाए, है ना। तो बस जो चैनल पर नए हैं वो लाइक और शेयर कर देंगे। अब हम लोग अपने ऋग्वैदिक एज के अगले हिस्से पर आकर बात करते हैं, तो उनके पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं, राजनैतिक जीवन की बात करते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के राजनैतिक जीवन को लेकर। ठीक है ना, तो देखो
आर्यों के अगर प्रशासन की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है कि वो ट्राइबल था। आपको याद होगा कल हम लोग ने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर अलग अलग भाषा वाले अपने समूह थे। वो समूह कई कारणों की वजह से गुड इवनिंग अरविंद, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं बेटा, ठीक है। तो वो कई सारे भाषाओं वाले समूह कई सारे प्राकृतिक कारणों की वजह से निकल पड़े और अलग अलग क्षेत्रों में गए। उनमें से वो जो संस्कृत बोलता है वो आपका हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करता हुआ भारत में आता है। वो भारत जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, है ना। और वहां पर जब आया तो उसने अपनी राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया और वो आपके एक कबीले के तौर पर, वो एक ग्रुप के तौर पर हुआ करते थे। प्रियंका, मैं बिल्कुल बेटा फिट हूं, तंदुरुस्त हूं और ईश्वर से इस बात की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी तंदुरुस्त रहो, फिट रहो, है कि नहीं। होली का त्योहार भी तो आना आ रहा है, उसको भी तो सेलिब्रेट करना है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ, है ना, पूरे धैर्य के साथ, पूरे जिसे कहते नहीं प्रिकॉशन जिसे कहते हैं, उसके साथ हम लोग होली को भी सेलिब्रेट करेंगे ताकि एक एनर्जी ले सके अपने आने वाले एग्जाम को लेकर, ठीक है। चलो, तो उनका जो प्रशासन है वो कबीलाई है, अलग अलग उनके अपने कबीले होते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत दौर में आर्यों के पास 5 कबीले हुआ करते थे। कबीले यानी कि जन, यानी कबीले को संस्कृत में जन कहा जाता है, ठीक है। ये शब्द संस्कृत का, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या है, आर्यों की भाषा संस्कृत है, तो कबीले शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो जन होता है और इस जन का लीडर यानी कबीले के मुखिया का चुनाव करते हैं आपस में मिलकर, तो वो राजन होता है। ध्यान रखिएगा, अपने राजा का वो चुनाव करते हैं, यानी एक तरीके से डेमोक्रेसी की अगर शुरुआत देखी जाए तो वैदिक काल से होती दिखाई पड़ी, जहां पर उस समय के लोग अपने राजा का मिलकर चुनाव किया करते थे, ठीक है। एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग, सोनाली, पूजा, सोनिका, सोनावती, है ना, सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग। पूजा, मुझे उम्मीद है कि बेटा आप तुम तंदुरुस्त हो गए होगे, फिट हो गए होगे, है ना। चलो, तो गुड इवनिंग फिर से एक बार। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि साहब कबीलों को जन कहा जाता था, है ना, कबीलों को जन कहा जाता था और 5 प्रमुख जन के बारे में जानकारी मिलती। मैं यहां पर जल्दी जल्दी उन 5 जनों के यानी कबीलों के समूहों के नाम लिख देता हूं जिन्हें मिलाकर पंच जन कहा जाता था। पंच यानी कि 5 और जन का मतलब आप समझ ही रहे। तो वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो वो कबीले हैं आपके अनु, ठीक है, फोटो खींच लेना चाहो तो आप लोग, यदु, 2 हो गए, अनु, यदु, पुरु, ठीक है। ये शुरुआती कबीले हैं जब शुरू में वैदिक आर्य लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे। रोहित बेटा गुड इवनिंग। द्रुह्य, द्रुह्य और तुर्वस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये पहले 5 कबीले हैं, ठीक है, ये पहले 5 कबीले हैं जो भारत में प्रवेश करते हैं और इन्हीं को ही जन कहा जाता था। तो 5 जन, क्योंकि 5 की जानकारी मिली तो इसे पंचजन कहा गया। नहीं, ये तो बेटा नहीं नेहा, मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया है, सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है ना। भाई देखो, पढ़ रहे हो तो जितनी जानकारी, जितना इंफॉर्मेशन आपको ग्रेड अप दे सकता है हम लोग दे सकते हैं। यही तो प्रण है हम लोगों का कि अपने बच्चों को हम इतनी जानकारी दे दें कि जब वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो फिर वो पीछे ना रह जाएं यार। रेस में हमेशा ग्रेड अप का बच्चा नंबर 1 पे रहे, एकदम आगे रहे। तो नंबर 1 पे आने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी अगर ज्यादा रहती है तो उसमें क्या बुरी बात है ना। देखो रुपेश, हम लोग कई सारे जो होते नहीं है अपने अपने कई सारे जो विवाद हैं, हम उन विवादों से बाहर रह के बात करेंगे, है ना। ये हमने कल भी बताया था कि साहब उनकी बातों को लेकर वो आते हैं या भारत के मूल निवासी हैं, इन पर बड़ा विवाद है, तो क्या जरूरत है विवाद को लेकर, है ना। हम लोग पंचजन के प्रमाण मिलते हैं, हम उनकी बात करते हैं, 5 जन के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। चलो, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। अंजलि, सुषमा गुड इवनिंग, नमस्ते। रेशमा गुड इवनिंग। बस जल्दी जल्दी बच्चों ये नंबर जो है इसे 50 कर दो भाई। आज हमारे वनडे मैच चल रहा है, इंडिया ने 300 का ऊपर का रन बना लिया, है ना। तो एटलीस्ट 50 तो बनती है यार, है ना। तो आज 50 का आंकड़ा जरूर मुझे पढ़ा दीजिएगा,
ठीक है, ये तुर्वस है बेटा, लास्ट वन इज तुर्वस, तुर्वस, TURVAS, तुर्वस। ठीक है सोनाली, चलो आगे की बात करते हैं। तो ये आपका राजनीतिक जीवन जिसके शुरुआती लक्षण मिलते हैं, राजा राजा का चुनाव किया जा रहा है, और जो राजा की मदद करने के लिए जो पॉलिटिकल यूनिट बनाई गई है, जो राजनीतिक इकाइयां बनाई गई हैं, तो हम लोग छोटी से बड़ी इकाई की ओर चलते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कुल, यानी कि फैमिली, कुल मीन्स फैमिली। राधे, बिल्कुल आपका रिप्लाई अच्छा। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे हो, आप बहुत सारे बच्चे हो, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा और माफी मांग रहा हूं आप लोगों से कि मैं सबके नाम बेटा नहीं देख पाता। ठीक है ना। तो कई बार आप लोगों का रिप्लाई आता है, मतलब आप लोग कमेंट करते हो, मैं नहीं देख पाता। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूं। ठीक बच्चे, चलो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबका नाम एटलीस्ट ले लूं। ठीक है, जैसे आरके हैं हमारे, नाज हैं, है ना, नीतू हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही बहुत बुद्धिमान बच्चे हो यार, आप लोग का बात ही दूसरी है कि नहीं। चलो, तो सबसे छोटी इकाई गांव है, उसके सॉरी कुल है, उसके बाद ग्राम आता है, उसके बाद विश्व है, उसके बाद जन है, और इनके मुखिया का, इनके अधिकारी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, कुल यानी कि फैमिली, और कुल यानी फैमिली, तो इसका मुखिया कौन होगा? कुलप, यानी परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया कौन? पापा जी, है कि नहीं। उस वक्त पापा जी, पापा जी का मतलब इट शुड बी पॉसिबल कि वो किसी के फादर हैं, और इट शुड बी पॉसिबल कि वो उनके पापा के पापा हैं, है कि नहीं। हाँ, ठीक है, उनके पापा के पापा हैं, यानी दादाजी हो सकते हैं आपके। तो परिवार का मुखिया जो होगा, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो कुलप हो जाएगा, उसको कुलप कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है नंबर ग्राम का, तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी हो जाएगा। ठीक है, विश्व की अगर बात करते हैं तो देखो, विश्व जो कि गांव से बड़ा है, इट शुड बी पॉसिबल कि ये डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और इट शुड बी पॉसिबल कि ये स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो विश्व जिसका अधिकारी हो जाता है विश्वपति। देखो, दो शब्द मिलते हैं, मैं दोनों शब्द लिखूंगा, या विषयपति। ठीक है, ये दोनों शब्दावलियां, दोनों टर्मिनोलॉजी आपको किताबों पे मिलेंगी, विश्वपति और विषयपति। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, ये आपके ग्राम और जन के बीच की इकाई है। इट शुड बी पॉसिबल कि दैट इज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ठीक है ना। निशा बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलो, और जन का मुखिया जो है वो हमारा राजन है। ठीक है, राजन यानी कि किंग। ध्यान रखिएगा, राजा ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया बोल दिया मैं राजा, सब लोग मुझे राजा मान लो, ऐसा नहीं है। सब मिलकर निश्चय करते हैं कि उनका मुखिया कौन होगा, सब मिलकर तय करते हैं कि उनका राजा कौन होगा। एक तरीके से अगर कहा जाए तो डेमोक्रेसी की सबसे पुरानी परंपरा के लक्षण जो हैं वो यहां से दिखाई पड़ते हैं। यस नाज, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, निशांत, ललिता, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो भाई, अब राजा पर नियंत्रण के लिए या राजनीतिक तौर पर एक प्रशासनिक होता नहीं है, एक अच्छा सा प्रशासन चले, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी बताए गए हैं। जैसे सभा है, सभा मतलब जनरल असेंबली, है कि नहीं। सभा हो गई, समिति हो गई, विदत हो गया, गण हो गया, और गण को ही कुछ जगहों पर परिषद लिखा गया है। ठीक है, परिषद यानी कि काउंसिल। ठीक है, तो उससे परेशान मत हो जाइएगा, अगर आपको किसी किताब में गण लिखा मिले या परिषद लिखा मिले तो उससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। ये आपके अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं हैं। सभा और विदत की अगर बात करते हैं, इसकी और इसकी खास बात करें अगर, तो वो ये है कि सभा में महिलाएं हिस्सा लेती थी। ठीक है, और विदत में भी महिलाएं हिस्सा लेती थीं। इस एक बात को मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। उनके पास देखिए पॉलिटिकल राइट भी हैं, उनके पास राजनीतिक अधिकार भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत उन्नत समाज हुआ करता था उस जमाने का।
हाँ यस, ये आगे चलकर जो आपने नूरी लिखा ना, सभा और समिति जो है पुत्रियों के तौर पर, तो ये उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक का एज में जब अथर्ववेद पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में सभा और समिति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाएगा। अभी हम लोग जब पोस्ट वैदिक एज पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो ये 4 प्रकार की संस्थाएं हैं राजनीतिक तौर पर, जो राजा को असिस्ट करती हैं, राजा को सहयोग करती हैं, राजा को कहीं ना कहीं साथ देती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। उनके देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर आपके पास एजुकेशनल राइट है तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास पॉलिटिकल राइट भी होगा, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो शायद प्रॉपर्टी राइट भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एजुकेशनल राइट है और आपके पास पॉलिटिकल राइट है, फिर तो सारे अधिकार अपने आप उसी में समाहित हो जाते हैं। फिर तो सारे के सारे जो है ये बेटा, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी संस्थाएं हैं जो राजा को समय समय पर मदद करती हैं, सलाह देती हैं कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे आजकल राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है ना, तो उस तरह की एक काउंसिल हुआ करती थी उस जमाने में, जिसको हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगर सोशल लाइफ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने पढ़ा था कि दैट सोसाइटी वाज मैट्रियोर्कल, वो समाज मात्र सत्तात्मक था, है ना। मात्र सत्तात्मक यानी कि मम्मी की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। मम्मी का मतलब लेडीज का पावर ज्यादा, यस ठीक है। महिलाओं के पास ताकत थी, ताकत इन द सेंस कि कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे थे कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का परिवेश अलग था, वहां की परिस्थिति अलग थी। अब यहां पर आए तो यहां पर परिस्थिति अलग मिल जाती है ना। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको अलग अलग शब्दावलियां मिलेंगी। अच्छा, ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार आया? नीतू का सवाल है कि जन शब्द कितनी बार आया। बहुत बढ़िया, तो नीतू, जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार किया गया, 275 टाइम। ठीक है ना। गण बेटा एक संस्था थी जिसको कि आर्मी इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, अश्मी। ठीक है। निष्क, निष्क बेटा एक प्रकार का आभूषण हुआ करता था, जो कि गोल्ड का यानी कि सोने का हुआ करता था। नहीं 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 नहीं, इसीलिए देखो मैंने बताया भी नहीं, नीतू ने जब पूछा तो मैंने इसको बताया है। ठीक है ना। हाँ, नहीं ये नहीं पूछता, नंबर नहीं पूछेगा, परेशान मत होना बेटा। ठीक है, ये तो अब चूंकि हमारी नीतू ने सवाल पूछा है तो भाई आंसर तो करना पड़ेगा, है ना। बच्चे हो आप लोग तो आंसर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे, एक शब्द क्वेश्चन आया निष्क को लेकर, व्हाट इज निष्क। तो निष्क एक प्रकार का गले का आभूषण हुआ करता था, जिसका प्रयोग वो आपके विनिमय के तौर पर भी कर लिया करते थे, है ना। हाँ, जिसे गले में पहना जाता था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, अब हम लोग बात करें उस जमाने के समाज को लेकर, तो उस जमाने का समाज यानी ऋग्वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर बात करूं यहां पर देखो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। नहीं बेटा, सिक्कों का प्रचलन वैदिक काल में नहीं मिलेगा सुमित। सिक्कों का प्रचलन जो है आपको मिलेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध जैसा राष्ट्र स्टेट डेवलप करेगा। तब आपके आहत क्वाइन जिसे हम लोग कहते हैं, आहत सिक्के, पंचमार्की क्वाइन जिसे कहा जाता है, वो तब आएगा। तब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जब उस क्लास को पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। चलो, ऋग्वैदिक काल तक आते आते समाज में एक बदलाव आता है कि समाज पैट्रियोर्कल, यानी अब पिता की इंपॉर्टेंस, यानी पिता का मतलब पुरुष, तो पुरुष का अधिकार होता चला गया। ठीक है, तो पुरुष आता है। सुमित परेशान मत होना बेटा, जब हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे तो मैं आपको आहत सिक्के के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों। हाँ, चलो, तो पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुष का महत्व बढ़ गया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखो, कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो दायित्व है, आज भी आप देखो, सुरक्षा का दायित्व, पालन पोषण का दायित्व पिता के पास होता है। पिता आपके सबसे बड़े हैं, इसलिए उनके पास होता है, इसलिए अधिकार उनको दिया गया है। ठीक है भाई, यूट्यूब वाले बच्चे हमारे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, है ना। बिल्कुल अंजलि, उस जमाने में महिलाएं सभा समिति में हिस्सा लेती थी,
है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो जल्दी जल्दी यूट्यूब के बच्चे यार शेयर करके जल्दी से नंबर बढ़ाओ भाई, है ना। मजा आ जाता है जब आप लोगों का नंबर दिखाई पड़ता है तो जोश मेरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब मुझे आप लोगों से ज्यादा जोश की जरूरत है भाई, है कि नहीं। चलो तो हम लोग बात कर रहे थे समाज को लेकर, पैट्रियर्कल सोसाइटी थी और इसी समाज को पहली बार आप पाओगे कि समाज में एक व्यवस्था दी गई थी, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, जो कि बना हुआ है वर्ण से। देखो कई जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि वर्ण व्यवस्था रंग पर आधारित हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर तो ये वर्ण, वर्ण मतलब हम क्या स्वीकार करते हैं, हम किस कर्म को स्वीकार करते हैं। तो जो हमारा कर्म होगा उसी आधार पर हमारा वर्ण निर्धारित कर दिया जाएगा। तो कर्म प्रधान समाज हुआ करता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का जो फर्स्ट एविडेंस मिलेगा, मन खुश बेटा गुड इवनिंग, ठीक है। अब अगर हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था का पहला लिखित प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है पुरुष सूक्त से। अब पुरुष सूक्त आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें एक प्रजापति है जो एक देवता बताए गए हैं जिनका नाम प्रजापति, प्रजापति जिन्हें आज आप ब्रह्मा जी के नाम पर जानते हैं। तो प्रजापति के अलग अलग अंग से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, ध्यान रखना ये सिद्धांत है बेटा, ठीक है। ठीक, अब आपके प्रजापति के अलग अलग अंग से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति, जैसे मुख वाले हिस्से से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो रही है, कंधे और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट दिया गया, उदर यानी पेट वाले हिस्से से वैश्य का और पैर के सबसे निचले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। यानी कुल मिलाकर चार मंडल, चार प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। नवा मंडल जिसमें बेटा सोम जैसी चीज का वर्णन किया गया है, श्वेता, ठीक है, सोम जैसा एक औषधि जिसे कहा जा सकता है उसका वर्णन किया गया है, जो कि मूंजवन पर्वत पर मिला करता था, ठीक है। हाँ ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चार प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में तीन ही वर्ण थे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। जब आर्य लोग, ऐसा जो माना जाता है अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, हम लोग भी उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बात करेंगे, जो भी बात करेगा वो साक्ष्यों के ही आधार पर बात करेगा। वो एक अलग बात है कि इसमें एक थोड़े विवाद है कि भाई वो बाहर से आए कि नहीं आए, या वो भारत में ही जन्म लेते, उस विवाद पर हम लोग नहीं जाने वाले, ठीक है ना। तो तीन वर्ण शुरुआत में थे, चौथा वर्ण आपको दिखाई पड़ेगा पुरुष सूक्त में, जो कि वैदिक काल में सबसे बाद में आया। ऋग्वैदिक काल के सबसे निचले हिस्से में देखो 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा जा रहा है, तो बाद में आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चार प्रकार के वर्ण है और वर्ण कर्म पर आधारित हुआ करते थे। मैं पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूं, यज्ञ करने का काम करता हूं, तो मेरा वर्ण ब्राह्मण होगा। मैं अगर शस्त्र का उठाकर समाज का, परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता हूं तो मैं क्षत्रिय हो गया। अगर मैं बिजनेस करता हूं उस जमाने के हिसाब से तो फिर मैं जो हूं वो वैश्य बन जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये कहना बेटा बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। देखो अलग अलग रीजन में आप देखोगे तो रंग के अलग अलग पैमाने होते हैं। मेलानिन जो शरीर के आपके इस हिस्से पर, त्वचा का ऊपरी हिस्सा होता है, जो कहीं ना कहीं रंग का निर्धारण क्लाइमेट की वजह से होता है ना, तो नहीं उसको मत रखोगा, ठीक है। चलो भाई, सभी मंडल में बेटा इंद्र का उल्लेख आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आप देखोगे तो श्वेता इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख या पहला उल्लेख आप देखोगे तो चौथे मंडल में हो रहा है, ठीक है। चौथे इंद्र का उल्लेख चौथे मंडल में है, ठीक है बेटा। चलो लाइक और शेयर बच्चों करते रहना, और मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं यार नंबर बढ़ा दो। हाँ, सबसे ज्यादा इंद्र का उल्लेख हुआ, जब हम लोग देवता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के लोगों ने सोशल सिस्टम को बड़े प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया था, है ना। लास्ट वाला शूद्र बताया तो था बेटा, शूद्र का काम है कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, जो कि वेदों के द्वारा निर्धारित किया गया था, वैदिक आर्यों के द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है।
नहीं कलर का कोई कोई बेटा, ये अपने अपने अलग अलग बातें हैं, जोड़ा गया है, ठीक है। चलो उसको जाने दो, उससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को एक बड़े सिस्टमैटिक ढंग से बना कर रखा है। अब देखो, वैदिक काल में 4 प्रकार के आश्रम मिले हैं, ठीक। एक स्टैंडर्ड जीवन बताया गया 100 साल का, 100 ईयर्स का। एक और चीज देखो, आश्रम व्यवस्था का जो रिटन एविडेंस है वो जबाली उपनिषद, आपका जबाली उपनिषद से मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लिखित प्रमाण जबाली उपनिषद से मिलता है, ठीक। चलो, तो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। एक आपका ब्रह्मचर्य हो गया। अब 100 साल का जीवन है और 4 आश्रम है, तो हर आपका टाइम पीरियड 25-25 साल का हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा आपका। अलग अलग एज यहां पर बताई गई है, जैसे अगर मैं कहूं तो ब्राह्मण के लिए कहा गया 5 से लेकर 25 से, क्षत्रिय के लिए 7 से लेकर 25, वैश्य के लिए 11 से लेकर, अमूमन आप छोड़ दो इसका विवाद वाले क्रम को, हम लोग मानकर चलते हैं कि 5 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक बच्चा गुरुकुल जाकर पढ़ाई लिखाई करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएगा, जिसमें आप लोग चल रहे हैं, सिलेक्शन ले लेंगे, है कि नहीं। फिर 25 साल का पूरा हो जाएगा, वो अपने गुरुकुल को छोड़ेगा स्नातक की उपाधि के साथ, और फिर वो अपने घर पहुंचेगा, जहां पर वो गृहस्थ जीवन में उसका विवाह हो जाएगा, वो गृहस्थ जीवन में चला जाएगा। अगले 25 साल यानी कि 26 से लेकर 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन में जो निर्धारण किए गए हैं उनका पालन करेगा, उसमें जो कर्तव्य बताए जाएंगे उन कर्तव्यों का, और एकमात्र प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुखिया बन चुका है, घर का बड़ा सदस्य बन चुका है, तो वो अपने घर का, अपने ऊपर आश्रित लोगों का, जो भी होंगे, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, भाई बहन है, तो उनका वो पालन पोषण करेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 50 साल से लेकर, 50 नहीं 51 कहते हैं, 51 से लेकर 75 साल तक जब वो अपने 2 जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह कर लेगा, तो वो जंगल की ओर वानप्रस्थ चला जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये सभी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है ना। और सबसे अंत में वो संन्यास यानी 75 से लेकर अपनी मृत्यु तक, तो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, जिनमें हर को एक निर्धारित समय दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आज के जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अपना जो है नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। क्रिश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। विदुषी, विदुषी बेटा मतलब होता है विद्वान महिलाएं, विदुषी का मतलब वाइज वोमन, है ना, विदुषी वाइज वोमन, अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, ठीक है, उनके बारे में। चलो, अब आपके सामने देखो पहला आ गया सवाल, जल्दी से इसका आंसर करो कि वैदिक प्रजातंत्र के अध्ययन में कौन सा सहायक आपका दिखाई पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों इसका। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। देखो, नाम बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं, तो मैं सारे नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये एक अच्छी बात है, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ये अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, ठीक। चलो, तो अपने सवाल का अगर हम लोग जवाब ले लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, चारों ही तो इसका हिस्सा है ना। अभी हम लोग ने चर्चा किया था सभा, समिति, विधत और गण को लेकर 4 संस्थाएं हैं आपकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो डी यानी कि ये सभी के सभी आपके गण या परिषद जिसे कहते हैं, ये चारों का उल्लेख किया गया है वैदिक व्यवस्था में, सिस्टम को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है। बहुत बढ़िया सुमित, बहुत सारे नाम भाई, पूनम, विक्की, विनीता, श्वेता, वो मनसुख, प्रियंका, रीमा, अश्मी, शगुप्ता, सना, साधना, शिल्पी, राहुल। अब भाई देखो, कोई नाराज मत होना अगर किसी का नाम छूट जाएगा, ठीक है, तो प्लीज कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई,
अरविंद, नवज्योति, मनसुख, सूरज, सोनालिका, संगीता, ज्योति, बहुत अच्छे, सोनामती, जितेंद्र, ठीक है, बहुत सारे नाम। ठीक, चलो अब बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, और जवाब क्या है? ऋग्वेद। सबसे पुराना जो वेद है वो हम लोगों का ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, इन विच वेद, किस वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले किया गया है? वर्ण व्यवस्था बेटा, वर्ण व्यवस्था जो हम लोग बात कर रहे हैं, 4 प्रकार के वर्ण बताए गए थे। ब्राह्मण, कर्तव्य पर, मैं जैसे इस वक्त पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मेरा वर्ण क्या हो जाएगा? ब्राह्मण का हो जाएगा। ठीक, अगर मैं शस्त्र लेकर सेना पर बाउंड्री में चला जाता हूं और अपने देश की सुरक्षा करता हूं, तो जो शस्त्र धारण करके सुरक्षा का कर्तव्य करेगा वो क्षत्रिय हो जाएगा, है ना? इसी तरह से जो बिजनेस ऑक्यूपेशन पर आएगा वो वैश्य हो जाएगा। शूद्र के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, उसके लिए निर्धारित कर दिया गया था कि भैया तुम्हें ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी है। ठीक है, तो बस ये है। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख कहां पर किया गया? भाई बहुत अच्छा, सब लोग ने अच्छा आंसर दिया। देवेंद्र, पूनम, आयुष, मनकोश, संगीता, नीतू, है ना, सीमा, तो उसका उल्लेख है ऋग्वेद, है ना? ऋग्वेद का अगर बात करते हैं तो पुरुष सूक्त, जो कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिससे हम लोगों को चारों वर्ण की जानकारी मिलती है। ठीक है ना बच्चे? हाँ, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से मिलता है। हाँ बिल्कुल, कर्म पर आधारित था वर्ण व्यवस्था, जन्म पर बाद में होगा। ठीक है ना? चलो अगले सवाल पर आते हैं। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया का क्या नाम था? जल्दी से बताइएगा। ठीक, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पूजा, प्रिंसी, श्वेता, ज्योति, विशाल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे नाम, बहुत सारे नाम। अंकित, अंकिता, पांडे जी, मनीष, अक्षय, एलेक्स, आयुष, बीना, भाई बहुत बढ़िया। देवेंद्र, मनखुश, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जितेंद्र, संध्या, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ग्राम का मुखिया कौन है? तो हम लोग देख लेते हैं। ग्राम का मुखिया ग्रामणी है, बताया था मैंने आपको, है ना? जिस तरह से मैं फिर से आपको बता देता हूं, सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल, कुल यानी कि फैमिली, जिसका मुखिया कौन है? कुलप है। ठीक है, इसी तरह से आपका ग्राम, जिसका मुखिया कौन है? ग्रामणी है। इसके बाद जो अगली इकाई है वो है वेश, जिसका मुखिया कौन है? विषपति है या विषयपति है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से आ जाएगा सबसे अंत में जन, जिसका मुखिया राजन हो जाएगा। ठीक, तो 4 प्रकार के तंत्र को हम लोग ने पढ़ा था। ग्राम पूछा गया तो जिसका मुखिया कौन है बेटा? ग्रामणी है। ठीक है, हाँ। विष का मतलब बेटा या तो ये जिला है या तो ये राज्य है। ठीक है, यानी गांव का और राजा के बीच में जो एक बीच की इकाई आती है वो विष है। इट शुड बी पॉसिबल कि दैट इज, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बाद में तो सही हो गया ना। बस हम लोगों को यही तो करना है, गलतियां होंगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं बनता है। बहुत अच्छा अंजलि, ज्योति भाई बहुत अच्छा। तो सभी लोगों ने अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा लगा, है ना? बस ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब के बच्चों से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाओ यार, दोस्तों को बताओ यार, है ना? आप कहते हो सेशन बहुत अच्छा है, आप कहते हो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। अब अगर अच्छा पढ़ाता हूं तो भाई अपने दोस्तों को भी तो बताओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। ठीक है ना? अपर्णा बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ध्यान रखो बेटा, ये क्लास नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, अजय, अपर्णा, ये क्लास आपकी रोज मेरी वाईटी पर क्लास, यूट्यूब पर क्लास होती है शाम 4 बजे और शाम 6 बजे। 2 क्लास होती है, 6 बजे और 4 बजे। ठीक है, तो बिना कोई इंतजार किए शाम 4 बजे और 6 बजे
ज्वाइन कर लिया करो। और ये क्लास मेरी ऐप पर और साथ ही साथ यूट्यूब पर, दोनों पर होती है, ठीक है। तो बिना देरी किए 6 बजे और 4 बजे इकट्ठा हो जाया करो, ठीक है। और मैं अपनी जो भी कोशिश है आपको देता हूं। यस, दोनों पीसीएस की है बेटा, ये चैनल ही पीसीएस वाला है ना। चलो, तो आज का हम लोग सेशन यहीं तक रखते हैं। और देखो, ग्रेडअप पर आपको इतने सारे पीसीएस के अलग अलग कोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों का फायदा उठाएं, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और देखो, सब्सक्रिप्शन है आपका 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का, जिसको आप अपना कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, 3 महीने वाला भी, 6 महीने वाला भी और 12 महीने वाला भी। फिर आप पे टू कंटिन्यू पे चले जाइएगा, ठीक है। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आओगे, अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो ऑफर का कूपन लगा देना, जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, सब्सक्रिप्शन के देखो ढेर सारे फायदे हैं। आपको स्टडी प्लान मिलता है ना। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होगा, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती हैं। ग्रेडअप बेटा जिसपे तुम जुड़े हुए हो, नेहा तुम क्लास में तो ऑलरेडी जुड़े हो बच्चे, ठीक है। चलो, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ढेर सारी चीजें हैं जिसका फायदा उठाएं। देखो, ये हमारे साथी सहयोगी एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं, है कि नहीं। हर्षल सर हमारे, वारिस सर हमारे, पंकज सर हमारी, हिमानी मैम हमारे, शैलेंद्र सर है ना, लाजवाब हैं। नमन सर हैं हमारे, आनंद सर हैं, निखिल सर हैं हमारे, अनिकेत सर हैं, मोहम्मद जावेद सर हैं, निर्मेश सर हैं। सबके पास ज्ञान का भंडार है यार। अभिषेक राठौर सर हैं, कुंवर प्रतीक सर हैं, रोहन सर हैं हमारे, बी तेजा सर हैं, वासु कटारा, हर्षमीत सर। तो आपको ढेर सारी क्लासेस मिल रही है, फायदा उठाइए और कलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब हमारी ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको सारे के सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और लाइक और शेयर कर दिया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐप वाले बच्चों साथ देना मेरा, और मुझे एक रेटिंग कर देना, ठीक है। रेटिंग करना मत भूलना बेटा, ठीक है। चलो, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कल शाम 6 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, शाम 6 बजे, ठीक है। ठीक बेटा, चलो ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। तो कल शाम 6 बजे दोबारा मिलते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों, गुड नाइट।